Good morning, student. Today I will be discuss Jacobi method based numerical questions. प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको जकोबी मेथड का वर्क रूल बताया था कि आप कैसे जकोबी मेथड से क्वेश्चंस स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करते हैं। आज उस पर बेस्ड हम क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करते हैं, जहाँ पे आपको एक इक्वेशन दी हुई है जो कि डिफरेंशियल इक्वेशन है और आपको बाय जकोबी मेथड इसका कंप्लीट इंटीग्रल फाइंड आउट करना है। ओके, जिससे मैंने प्रीवियस आपको उसमें 5 स्टेप बताए थे, तो ऐसे ही उन 5 स्टेप्स को फॉलो करते हुए हम इन न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करेंगे। लेट्स स्टार्ट इट। फर्स्ट ऑफ ऑल स्टेप नंबर 1 हमारा ये था कि आपके पास जो भी डिफरेंशियल इक्वेशन है, यहाँ पे आपके पास p1 क्यूब प्लस p2 स्क्वायर प्लस p3 इक्वल टू 1, ये एक इक्वेशन है डिफरेंशियल इक्वेशन। देन आपने इस इक्वेशन को लेना है f ऑफ इक्वल। ओके, आपके पास क्या आएगा f ऑफ x1 x2 x3 p1 p2 p3। ओके, सेम इसमें मतलब आपके पास जो वेरिएबल है ये हमने यहाँ पे वेरिएबल्स लिए हैं। आपके पास जकोबी मेथड से अगर आप क्वेश्चंस को सॉल्व करते हो तो आपने क्या करना है x1 x2 x3 प्लस p इंटू p1 p2 p3 लेना है। देन जो इक्वेशन है वो, इसका मीनिंग क्या है? इसका मीनिंग है कि आपके पास जो भी इक्वेशन दी हुई है जकोबी इक्वेशन, उसमें आपके पास x1 x2 x3 p1 p2 p3 वेरिएबल्स होने चाहिए। ठीक है, तो आपके पास जो इक्वेशन है उसमें तो p1 p2 p3 वेरिएबल है, तो वो कोई नहीं है क्योंकि उसमें x वेरिएबल नहीं है, तो हम x के प्लेस पे यहाँ पे 0 पुट कर देंगे। x1 x2 x3 का जब वर्क आएगा ना, जैसे जिससे हमें पार्शियल करेंगे डिफरेंशिएट, तो फिर जब x1 x2 आएंगे तो उस टाइम पे हम इनको 0 लिख देंगे। ठीक है, तो उसमें कोई व्यू नहीं है, लेकिन आपको फर्स्ट स्टेप तो यही है कि आपने f ऑफ x1 x2 x3 p1 p2 p3 करना है और उसकी इक्वल इक्वेशन लिखनी है p1 क्यूब प्लस p2 स्क्वायर प्लस p3 माइनस 1। ये इधर प्लस का था, इधर आके माइनस का, इस टर्म को हमको 0 के इक्वल लेना होता है। ठीक है, फर्स्ट मैं दिखा देती हूँ आपको एक बार। देखिए स्टूडेंट, हमारे पास फर्स्ट स्टेप ये था कि आपके पास जितने भी 3 इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स x1 x2 x3 हैं विद रिस्पेक्ट टू p1 p2 p3, तो उन सब की आपके पास एक इक्वेशन होगी, उसको आपने इक्वल टू 0 लेना है। स्टेप मैंने यही किया है कि जो भी आपके पास डिफरेंशियल इक्वेशन है उसको मैंने इक्वल टू 0 लिया है। तो यहाँ पे ये प्लस इक्वल में था 1, तो प्लस में, तो इधर आया तो ये माइनस हो गया। तो p1 क्यूब p2 स्क्वायर प्लस p3 माइनस 1 इक्वल टू 0। दिस इज अवर इक्वेशन नंबर 1। अब क्या करना है, स्टेप बाय स्टेप हमने इस f इक्वेशन का, अब हमारे पास जो भी डिफरेंशियल इक्वेशन है वो f में बन गई है, तो अब हमने इस f इक्वेशन का विद रिस्पेक्ट टू x1 विद रिस्पेक्ट टू x2 x3 p1 p2 p3 पार्शियली डिफरेंशिएट करना है। सबसे पहले हम करली f1 करली f का विद रिस्पेक्ट टू करली x1 करते हैं। इक्वेशन में जहाँ पे x1 है वो वेरिएबल देख लेते हैं, x1 कहीं पे नहीं है, तो x1 के रिस्पेक्ट में इसका जो डिफरेंशिएशन है वो आपका 0 हो जाता है। सेम अब हम इस f इक्वेशन का करली x2 विद रिस्पेक्ट टू x2 वेरिएबल डिफरेंशिएट कर रहे हैं, तो x2 वेरिएबल नहीं है, डेट इज़ 0। सेम हम x3 के रिस्पेक्ट में f इक्वेशन का डिफरेंशिएशन करेंगे, वो भी आपका 0 आएगा। नेक्स्ट स्टेप में अब पार्शियल डिफरेंशिएशन x1 x2 x3 तीनों वेरिएबल के रिस्पेक्ट में आ चुका है। अब आप p1 के रिस्पेक्ट में, p2 के और p3 मतलब इन 6 के 6 वेरिएबल के रिस्पेक्ट में आपको पार्शियली डिफरेंशिएशन करना होता है। अब आप कर ली p1 डिफरेंशिएशन करेंगे, कर ली f अपॉन कर ली p1, तो p1 वाली ये टर्म है, इसके अलावा जो भी टर्म्स हैं यहाँ पे वो सारी की सारी टर्म्स 0 हो जाएंगी। p1 के रिस्पेक्ट में जब हम करते हैं तो यहाँ से पावर डाउन में नीचे आएगी ऊपर से, तो 3p1 और यहाँ से 1 पावर माइनस हो जाएगी, तो 3 माइनस 1 इज़ 2। बाकी की टर्म्स 0 है क्योंकि उसमें p1 वेरिएबल नहीं है। नेक्स्ट आपने p2 के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना है, यहाँ पे जो विदाउट p2 वाली टर्म्स है वो 0 हो जाएंगी, ओनली p2 वाली टर्म्स बचेगी। p2 का डिफरेंशिएशन करते हैं तो ऊपर से पावर साइड में आगे आएगी, तो 2p2 एंड 2 माइनस 1 इज़ 1, तो वो लिखा नहीं है, 2p2 ही लिखा है, 1 पावर ऑलरेडी यहाँ पे है। अब p3 के रिस्पेक्ट में करते हैं डिफरेंशिएशन, तो यहाँ पर p3 के रिस्पेक्ट में करते हैं, तो यहाँ पे तो कोई पावर वगैरह नहीं है, तो p3 के रिस्पेक्ट में करेंगे, डेट इज़ 1। अब हमारा पहला स्टेप तो ये था कि हमारे पास जो भी डिफरेंशियल इक्वेशन है उसको हमने f ऑफ x1 x2 x3 p1 p2 p3 की फॉर्म में लेके आना है और उसको इक्वल टू 0 करना है।
अगले स्टेप में हमने क्या किया है, जो इसमें वेरिएबल्स हैं x1 x2 x3 p1 p2 p3 उनके रिस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएशन किया है। अगले स्टेप में हम एक जैकोबी ऑक्सिलरी इक्वेशन लेकर चलते हैं, जो कि हमारे पास जैसे चारपिट मेथड में चारपिट ऑक्सिलरी इक्वेशन थी, सेम हमारे पास जैकोबी मेथड में एक जैकोबी ऑक्सिलरी इक्वेशन होती है जो आपको लर्न करनी पड़ेगी, जिसमें क्या होता है कि आप सबसे पहले डी ऑफ x1 डी ऑफ x2 डी ऑफ x3 निकालते हैं, फिर p1 p2 डी p3 निकालते हैं। सो हमने यहाँ पे x1 x2 x3 के रिस्पेक्ट में एंड p1 p2 जैसे हमने यहाँ पे पार्शियल डिफरेंशिएशन किया है, तो वही काम हमने यहाँ पे करना है। ऑक्सिलरी इक्वेशन हम इन्हीं की हेल्प से बनाते हैं, तभी हमने इनका किया है डिफरेंशिएशन पार्शियली, ताकि हम इनकी वैल्यूज़ यहाँ पे पुट कर सकें। तो इक्वेशन आप देखो, डी ऑफ x1 डी ऑफ x2 डी ऑफ x3, डी ऑफ x1 के रिस्पेक्ट में मतलब इसके डाउन में जो आएगा वो आएगा माइनस करली f अपॉन करली p1, डी ऑफ x2 के रिस्पेक्ट में माइनस करली f अपॉन करली p2, x3 के रिस्पेक्ट में आएगा माइनस करली f अपॉन करली p3, और जो dp1 dp2 dp3 वाले टर्म्स हैं उनके डाउन में x1 x2 x3 आएगा, वो भी पॉजिटिव। इसको लर्न करने का एक सिंपल सा है कि आप पहले तो देखो जितने भी वेरिएबल हैं डी ऑफ x1 डी ऑफ x2 डी ऑफ x3 लगाना, पी ऑफ डी पी वाली टर्म्स के साथ भी डी लगाना है, डी ऑफ p1 डी ऑफ p2 डी ऑफ d3। फिर आपने क्या करना है, जो x1 वाले टर्म्स हैं जैसे x1 है उसके डाउन में p1 आएगा, x2 है उसके डाउन में p2 आएगा, x3 है p3 आएगा। सेम p1 है तो x1, p2 है तो x2, उसका पार्शियली डिफरेंशिएशन मेरा कहने का मतलब है, और dp3 है तो उसके डाउन में कर ली मतलब पार्शियल डिफरेंशिएशन x3 का। बस जो x1 है जहाँ पे जैसे ऊपर जहाँ पे डी ऑफ x1 डी ऑफ x2 डी ऑफ x3 है, उनके साथ जो पार्शियल डिफरेंशिएशन होगा p1 p2 p3 का, वो माइनस में होगा। ओके, सो हमारे पास ये इक्वेशन आ गई। अब हम इसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे। जैसे फर्स्ट स्टेप डी ऑफ x1 माइनस कर ली f अपॉन कर ली p1 की वैल्यू क्या है 3p1 स्क्वायर, तो वो वैल्यू हम इसमें पुट कर देंगे, और माइनस हमारे पास ऑक्सिलरी इक्वेशन में होता है तो वो माइनस सिंबल लगेगा। कर ली f अपॉन कर ली x1 की वैल्यू dp1 के डाउन में रख दी, फिर डी ऑफ x2 के डाउन में कर ली पार्शियल डिफरेंशिएशन जो हमने p2 का किया था उसकी वैल्यू रख दी dp2, बस वो माइनस में आएगा ऑक्सिलरी इक्वेशन के रिस्पेक्ट में, तो वो माइनस लगेगा। dp2 कर ली f अपॉन कर ली x2 है, x2 का डिफरेंशिएशन हमने किया था यहाँ पे 0 आया था देखिए, तो वो 0 रख देना है। फिर dp3 के रिस्पेक्ट में माइनस प्लस है सॉरी, कर लिया f अपॉन कर ली x3, तो x3 की वैल्यू ये वाला स्टेप यहाँ पे किया हुआ है, ये x3 की वैल्यू यहाँ पे आ गई, डी ऑफ x3 माइनस कर ली f अपॉन कर ली p3 की वैल्यू 1 थी तो वो ये आ गया यहाँ पे, और माइनस का सिंबल ऑक्सिलरी इक्वेशन के रिस्पेक्ट में, तो वो हमने यहाँ पे ऐसे ही किया। ओके, तो सिंपल स्टेप यही है, हमने पार्शियली अलग अलग वेरिएबल्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन किया है, और उसको बाद में जैकोबी की जो ऑक्सिलरी इक्वेशन है उसमें वैल्यूज़ को पुट किया है। इक्वेशन नंबर 1 हमने उस एफ़ के रिस्पेक्ट में जब इसको हमने एफ़ के अलोंग लिया था इक्वल, तब उसको 1 दे दिया नेम, और जब जैकोबी इक्वेशन के अंदर जैकोबी ऑक्सिलरी इक्वेशन के अंदर सॉरी हमने वैल्यू रखी, तो वो हमारी वैल्यू रखने के बाद बन गई सेकेंड इक्वेशन। जैसे हम जैकोबी मेथड के अंदर किन्हीं दो वेरिएबल्स को ले रहे थे, किन्हीं दो मतलब टर्म्स को ले रहे थे और उनको इंटीग्रेट करके p1 p2 की वैल्यूज़ निकाल रहे थे, सेम स्टेप हमने यहाँ पर भी करना है। हम यहाँ पर dp1 dp2 वाले इन दो वैल्यूज़ को उठाते हैं, इन दो टर्म्स को, और देन इनको इंटीग्रेट करते हैं। देखिए, अगर हम इस वाले टर्म को इंटीग्रेट करेंगे और उसको इंटीग्रेट करेंगे तो हमारे पास p1 और p2 की वैल्यू सम कांस्टेंट आएगी, क्योंकि यहाँ पर dp1 इक्वल टू 0 हो जाएगा, तो 0 एक कांस्टेंट वैल्यू देगा जैसे इंटीग्रेट करेंगे, तो 0 का तो कुछ ना कुछ कांस्टेंट आएगा। सेम dp2 की अगर हम करेंगे तो वो भी आपके पास कुछ ना कुछ सम वैल्यू कांस्टेंट देगी। तो हमारे पास जो p1 के अलोंग आया इंटीग्रेशन उसको हमने दे दिया a1, और जो p2 के हम p2 का करेंगे जब, तब उस टाइम जो इंटीग्रेशन है उसको हमने a2 कांस्टेंट दे दिया। ठीक है, ये हमारा स्टेप था जहाँ पे हमने dp1 को इक्वल लिया है 0 के, देन हमारे पास p1 की वैल्यू a1 आई है, सेम हमने dp2 को लिया है 0 के इक्वल, और इसको जब हम इंटीग्रेट करते हैं तो इंटीग्रेट करने के बाद हमारे पास जो p2 की वैल्यू है वो कांस्टेंट आई है, तो उसको हमने नेम दे दिया a2।
तो यहाँ तक हमारा इतना ही काम था, जो हम इससे मिलता जुलता वर्क चारपिट मेथड में भी कर रहे थे स्टूडेंट। चारपिट मेथड के अंदर भी हमारा पहला स्टेप यही था कि उसमें जो वेरिएबल्स हैं हम उनको एफ ऑफ सम लेते हैं, देन उसको इक्वल टू 0 करते हैं। फिर उसमें बस इतना डिफरेंस था कि चारपिट ऑक्सिलरी इक्वेशन अलग थी, यहाँ पे जैकोबी अलग है। तो उसमें हमने जो चारपिट ऑक्सिलरी इक्वेशन थी वो ली थी, पार्शियली हर एक टर्म का पार्शियली डिफरेंशिएशन करके उसकी वैल्यूज़ को उस ऑक्सिलरी इक्वेशन में पुट किया था। सेम स्टेप यहाँ तक का था जो आपने अब तक जैकोबी में किया है, बस उसमें जैकोबी उसमें वेरिएबल्स अलग थे और ऑक्सिलरी इक्वेशन भी उसके अलोंग अलग हो गई थी। तो यहाँ पर भी जैकोबी में भी सेम वही हुआ। इसमें एक अलग स्टेप ये होगा कि यहाँ पे आपको कुछ F1 और कुछ F2 बनाना होगा, ठीक है। जो मैंने आपको वर्किंग रूल वाली वीडियो में भी बताया था कि आपके पास जो स्टेप होगा उसमें आपको 2 वेरिएबल्स ऑब्टेन करने होंगे, डेट इज़ F1 F2। और ये F1 एंड F2 आपके किस बिहाफ पे बनेंगे, कौन से इक्वेशंस बनेंगी, मतलब किस वेरिएबल्स के अलोंग बनेंगे, वो इन्हीं वेरिएबल्स के अलोंग बनेंगे जो आपने अभी किए हैं x1 x2 x3 p1 p2 p3 के रिस्पेक्ट में। बस जो x1 x2 x3 वाली टर्म्स जो आपने भी वैल्यूज़ निकाली है ना p की p2 की, उन्हीं वैल्यूज़ को लेकर हम यहाँ पे एक इक्वेशंस बनाएंगे और उन इक्वेशंस को नेम देंगे F1 एंड सेकंड इक्वेशन को नेम देंगे F2। और ये इक्वेशंस कैसे बनेंगी कि आपने इसमें वैल्यूज़ रखने के बाद उसको इक्वल टू 0 लेना है। अगर वो वैल्यू जो हमने निकाली है, जैसे p1 p2 की हमने ये वैल्यूज़ निकाली है और ये वैल्यूज़ रखने पर हमारी इक्वेशन सेटिस्फाई कर रही है F1 और F2 को, देन हम बोल देंगे कि वो हमारे पास उसका सोल्यूशन वेरीफाई हो रहा है और देन हम ये रिलेशन यहाँ पे लेकर चलेंगे और हमारे पास कंप्लीट सॉल्यूशन आ जाएगा। मुझे पता है कि कुछ समझ में आया है, कुछ नहीं समझ में आया है, तो आप क्वेश्चन पे ही वापस चलिए, उससे ज़्यादा क्लियर होगा। सो स्टूडेंट, हम आ चुके थे यहाँ तक कि हमने इंटीग्रेशन करके P1 और P2 की सम कांस्टेंट वैल्यूज़ निकाल दी थी। अब हमने नेक्स्ट स्टेप में करना क्या है कि आपने F1 और F2 निकालने हैं। F1 और F2 को निकालने का प्रोसीजर क्या है कि जैसे आपके पास दो यहाँ पे मतलब वेरिएबल्स की बात हो, उसकी सॉरी 3 वेरिएबल्स की बात हो रही है x1 x2 x3, जो वेरिएबल आपके 3 पॉइंट तक स्टॉप हो रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू एक्स बी, विद रिस्पेक्ट टू पी बी। पी बी आपका क्या आ रहा है P1 P2 P3, और एक्स वाले टर्म्स भी आपकी x1 x2 x3, मतलब थर्ड टर्म तक आपका आके काम खत्म हो रहा है। तो आपके पास जो ये F1 और F2 है, इसके अलोंग एक ये इक्वेशन है कि आप एक टाइम पे P1 F1 को फिक्स रखें, करली ऑफ F1 करली ऑफ x1 करली ऑफ F2 करली ऑफ P1। मतलब इसमें आपने एक टर्म में चेंज करना है, F1 वाली टर्म को फिक्स रखो या P2 वाली में, मतलब कैसे आप अपने सफिशिएंट तरीके से इसको याद करो जैसे आपको ईजी लगे उस टाइप से। बाकी मैं इक्वेशन आपको बता देती हूँ कि करली F1 बाय करली x1 करली F2 इंटू P1, फिर माइनस करेंगे करली F1 बाय करली P1। अब यहाँ पी अब इसमें चेंज हो गया करली F2 अपॉन करली x1, मतलब एक टाइम से F1 के नीचे x1 आ रहा है, फिर F1 के नीचे P1 आ रहा है, फिर F2 के नीचे P1 आ रहा है, यहाँ पे फिर F2 के नीचे x1 आ रहा है। ठीक है, ये आपका 1 1 के लिए वर्क हुआ, फिर सेम आपका यहाँ पे डाउन में 2 के लिए वर्क होगा, फिर 3 के लिए वर्क होगा। करली F1 करली F2 ये स्टेप सेम रहेगा, सिर्फ चेंज हुआ है नीचे वाले वेरिएबल्स में। जैसे यहाँ पे x1 P1 के अलोंग हो रहा है वर्क, यहाँ पे x2 P2 के अलोंग होगा, फिर यहाँ पे 3 के अलोंग होगा। ओके, अब देखो मैंने कहा था आपके पास जो वैल्यूज़ आई हैं P1 A P2 A2, मतलब ये कुछ कांस्टेंट वैल्यूज़ आई हैं आपकी इंटीग्रेशन करके। तो देन आपने वो वैल्यूज़ ले लेनी है कि F1 नेम दे दिया उस वाली वैल्यू को, F2 जो आपने इंटीग्रेशन करके निकालनी है वो वैल्यू निकाल ली, और इन वैल्यूज़ को अगर आप यहाँ पे सिंप्लीफाई करने बैठो, इनका डिफरेंशिएशन करने बैठो, तो वो आपको कांस्टेंट वैल्यू का डिफरेंशिएशन क्या होता है 0। तो देन आपके पास वो 0 आया, तो 0 आने पर ये इक्वेशन आपकी F1 F2 आपकी सेटिस्फाई हो जाते हैं। तो आपने क्या करना है, इक्वेशन नंबर फर्स्ट थर्ड 4 का यूज़ करना है, और P1 P2 की तो आपके पास वैल्यूज़ आई गई हैं, तो आपने P3 की वैल्यू निकालनी है। तो जो फर्स्ट इक्वेशन है आपके पास, इसमें आप P1 की और P2 की वैल्यू रखो तो आपके पास P3 की आ जाएगी। तो इस स्टेप में हमने वही किया हुआ है, यहाँ पर P3 की वैल्यू विद यूजिंग इक्वेशन 1 की हेल्प से हमने यहाँ पर P3 की वैल्यू निकाल दी, जो कि 1 माइनस A1 क्यूब माइनस A2 क्यूब A2 स्क्वायर आई है।
ओके, तो अब आपके पास स्टूडेंट P1 P2 P3 तीनों टर्म्स की वैल्यूज आ चुकी हैं। तो अब आप इसको कंप्लीट सॉल्यूशन में इजीली पुट कर सकते हैं, जो कि हमारा लास्ट स्टेप था कि आपने P1 P2 P3 की वैल्यूज को इस कंप्लीट सॉल्यूशन के अंदर पुट करना है। क्या है हमारा कंप्लीट सॉल्यूशन? dz इक्वल टू P1 dx1 प्लस P2 dx2 प्लस P3 dx3। इसमें पुट करने के बाद आपने इंटीग्रेट करना है और आपके पास कंप्लीट सॉल्यूशन आ जाएगा। तो वही वर्क करना है यहाँ पर। क्या है आपका कंप्लीट सॉल्यूशन? वो रख दिया आपने इक्वेशन, डी जेड P1 dx1 P2 dx2 P3 dx3 सॉरी। और देन इसमें आप वैल्यूज रखो। P1 की क्या आई थी आपके पास वैल्यू A1, P2 की वैल्यू क्या आई थी A2, देन P3 की वैल्यू आपके पास क्या आई थी 1 माइनस A1 क्यूब माइनस A2 स्क्वेयर। और देन आपने इसका डेरिवेटिव कर देना, सॉरी इंटीग्रेशन कर देना है। जब आप इन डेरिवेशंस है ये सारे, डी मीन्स डेरिवेटिव, इनका इंटीग्रेशन करेंगे तो आपका डेरिवेशन से इंटीग्रेशन कैंसिल हो जाएगा। तो देन आपके पास यहाँ पे डी जेड है, जैसे जेड का डिफ्रेंशिएशन हो रहा है तो विद रिस्पेक्ट टू जेड, तो आप जब इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो उसका इंटीग्रेशन से डेरिवेशन कैंसिल हो जाएगा, खाली टर्म जेड की बचेगी। सेम यहाँ पर भी ये तो कांस्टेंट टर्म है, बाहर रहेगी और ये इसका डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा, x1 रह जाएगा सिंपल, यहाँ पे x2 रह जाएगा और यहाँ पे सिंपल x3 रह जाएगा। इन टर्म्स पे A1 A2 वाले पे क्यों इफेक्ट नहीं पड़ा है? क्योंकि स्टूडेंट ये कांस्टेंट टर्म है, जब इनके इंटीग्रेशन करेंगे तो इनको बाहर हम नेगलेक्ट करके ही चलेंगे। तो ये हमारा कंप्लीट सॉल्यूशन आ चुका है। सेम इसी मेथड पर बेस आपका एक और क्वेश्चन है, द फाइंड द कंप्लीट इंटीग्रल फॉर द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन दैट इज P3x3 प्लस P1 प्लस P2, ये मल्टीप्लीकेशन में है यहाँ पे, देन फिर प्लस में x1 है, फिर प्लस में x2 है। तो इसका आपने सोल्यूशन यहाँ पे ऑलरेडी स्टूडेंट क्वेश्चन के अंदर ना वो f के साथ इक्वल करके दी हुई है। जैसे प्रीवियस क्वेश्चन में तो इक्वल नहीं थी, उसमें आपको इक्वल करना पड़ेगा, तो आप उसमें इक्वल कर सकते हैं। अगर ऐसे गिवन है तो वो आपका एक स्टेप तो उसने कर ही दिया है। अब डायरेक्ट सेकंड स्टेप पे आओ, जैकोबी ऑक्सिलरी इक्वेशन निकालो। जैकोबी ऑक्सिलरी इक्वेशन ये होती है, इसमें वैल्यूज रखो, इसका डिफरेंशिएशन करो पार्शियली, f1 के रिस्पेक्ट में, f2 के रिस्पेक्ट में, f3 के सॉरी f के डाउन में x1 का, f के डाउन में x2, फिर x3, फिर P1 P2 P3, ईच टर्म का आपने पार्शियल डिफरेंशिएशन करना है। फिर आपने उन सारी वैल्यूज़ को ऑक्सिलरी इक्वेशन वाली, जो ऑक्सिलरी इक्वेशन है आपके पास जैकोबी ये वाली, इसके अंदर वैल्यूज़ को पुट करना है। पुट करने के बाद स्टेप 2 क्या होगा? कोई भी टू टर्म्स को कंपेयर करो और वहाँ से P1 की P2 की कुछ ना कुछ वैल्यूज़ निकालो। तो हमने यहाँ पे टर्म्स को कंपेयर करके देन उनको इंटीग्रेट करके वैल्यूज़ निकाल दी है। यहाँ से P1 की और P2 की वैल्यूज़ आ गई है। तो देन अब हमने क्या करना है, यहाँ से P3 की भी वैल्यू निकालनी है। आप कोशिश करें इक्वेशन की हेल्प से निकाल पाएँ। अगर इक्वेशन की हेल्प से नहीं निकल पा रही है तो मतलब आप इन्हीं टर्म्स का यूज़ करके, जैकोबी वाली इक्वेशंस का यूज़ करके थर्ड की भी वैल्यू निकाल सकते हैं। तो जैसे यहाँ पे P1 P2 ऐसे आया है, एक रिलेशन आया है P1 P2 का, तो कुछ क्लियर वैल्यू नहीं आ रही है, तो इसलिए हमने कुछ और टर्म्स को कंपेयर किया, सेकेंड टर्म्स को कंपेयर किया है और यहाँ से P3 की वैल्यूज़ निकाली है। तो हमारे पास यहाँ पे P1 माइनस P2 इक्वल टू A आया है और A2 की वैल्यू P3 x3 आई है। फिर देन हमारा वही काम होता है F1 और F2 बनाना। तो यहाँ से तो हमारा F1 बन गया इस रिलेशन से और यहाँ से हमारा F2 बन गया ये। फिर क्या करना है कि ये इक्वेशन सेटिस्फाई कर रही है या नहीं। तो हमने क्या करना है, जो भी हमारा ये F1 आया है, इसको इक्वेशन नंबर 4 नेम दिया है हमने F2 वाली को, तो इन 3 और 4 इक्वेशन को हम सेटिस्फाई कराएंगे इन बिलो कंडीशन में। तो इसमें पुट करते हैं, देन पुट करने के बाद हम देखते हैं कि क्या ये हमारा ज़ीरो बन रहा है। तो हमने इसका पार्शियल यहाँ पर भी डिफ्रेंशिएशन किया और देखा कि हर एक टर्म का पार्शियल डिफ्रेंशिएशन कैसे ज़ीरो आ रहा है। तो ज़ीरो बनने पर ये हमारी सेटिस्फाई हो गई। लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड, जो फर्स्ट क्वेश्चन था उसमें ऐसे ये स्टेप नहीं करा गया, तो उसमें डायरेक्ट ज़ीरो कर दिया था। तो इस स्टेप में आप देख सकते हैं कि कैसे अलग अलग हम पार्शली कर सकते हैं। इनको करने के बाद 0 0 आ गया। फिर आपने थर्ड और फोर्थ इक्वेशन को एडिशनली लेके चलना है और फिर इस स्टेप में आपके फोर्थ स्टेप में जो P1 P2 P3 मतलब आपकी वैल्यूज़ आ जाएंगी, उन वैल्यूज़ को आप इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे। 1 में पुट करने के बाद अब आप कंप्लीट सॉल्यूशन के पास पहुंच गए हैं। ये आपका स्टेप 5 था, जहाँ पे आपके पास कंप्लीट सॉल्यूशन की इक्वेशन थी। इसमें आपने P1 P2 P3 ईच वैल्यूज़ पुट कर देनी है। पुट करने के बाद उसको इंटीग्रेट करना है। इंटीग्रेट करने के बाद आपके पास ये रिक्वायर्ड सॉल्यूशन बचता है। इस क्वेश्चन को आप खुद ट्राई करें। जो स्टेप आपको समझ में ना आए तो प्लीज़ आस्क मी फॉर द कमेंट।
देन अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, देन मेरे चैनल को सब्सक्राइब